चलो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर का नाम है हमारा बैंकिंग फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, ये ले रहे हैं। इसका एग्जाम में बहुत ज्यादा आएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से 10 क्वेश्चन तो आने हैं इसी टॉपिक पे, कम से कम 10 क्वेश्चन, और आने बनते भी हैं। अच्छा, बैंकिंग देखो, अब नाम क्या है इसका, बैंकिंग। बैंकिंग का फादर कौन है? आरबीआई, यानी कि बैंकिंग को रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई। आरबीआई करता है ना। तो बैंकिंग बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब आया था फर्स्ट टाइम? 1949, जब हमारा देश आजाद हुआ था। उसके बाद ही क्या बन गया था? आरबीआई बन गया था। और देन उसके बाद क्या ला दिया गया? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, मैं भेज दूंगा। ठीक है, हम बैंकिंग फाइनल अकाउंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, बैंकिंग को कौन चलाता है? आरबीआई। और बैंकिंग का एक्ट कब आया था? बैंकिंग का रेगुलेशन एक्ट 1949। और याद रखना, आरबीआई का भी एक्ट यही है। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका भी एक्ट कब आया था? 1949। ठीक है, चलो। अब इसमें क्यों लाया गया? इसमें ये लाया गया, जितने भी बैंक है इंडिया में, जितने भी बैंक है इंडिया में, उनको क्या बनाना है? उनको बनाना है बैलेंस शीट, ताकि वो फ्रॉड ना कर सकें। उनको क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्म नंबर दिया है। हर बैंक को किस फॉर्म में बनाना है? फॉर्म ए में बनाना है। फॉर्म ए। फॉर्म ए में क्या बनता है? बैलेंस शीट बनता है। और फॉर्म बी में क्या बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद है ना, जब भी हम कोई सरकारी ऑफिस में जाते हैं तो बोलते हैं ये फॉर्म भरो, वो फॉर्म भरो। ठीक है, ऐसे ही बैंकिंग होता है। बैंकिंग आरबीआई क्या बोलता है बैंक को? बैंक, तुम फॉर्म नंबर ए बनाओ। आरबीआई बैंक को ये नहीं बोलता तुम बैलेंस शीट बनाओ। आरबीआई टेक्निकल लैंग्वेज में बात करता है, किससे? बैंक से। आरबीआई क्या बोलता है बैंक को? तुम फॉर्म ए बनाओ। फॉर्म ए मीन्स बैलेंस शीट बनाओ। फिर आगे बोलता है बैंक को तुम क्या बनाओ? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो कहां पे दिया हुआ? फॉर्म बी में दिया हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे आपका घर का नाम अलग होता है, स्कूल का नाम अलग होता है, तो ये स्कूल नेम है, फॉर्म ए और फॉर्म ई। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछ लिया गया कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में फॉर्म ए क्या होता है, तो फॉर्म ए क्या होता है? फॉर्म ए होता है बैलेंस शीट, और फॉर्म बी क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ठीक है, चलो, समझ में आया इतना? चलो, हमने 3 चीजें सीख ली। पहली चीज, फॉर्म में क्या होता है? बैलेंस शीट। फॉर्म भी क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब आया था? 1949। ठीक है, चलो, अब हम आपको एक और चीज सिखाते हैं, बहुत अच्छी चीज, जो शायद मैंने आपको सिखाई नहीं है। अब मैं सिखाता हूं। अब मैं बात करता हूं एनपीए। एनपी मीन्स क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग असेट। ध्यान सुनना सब लोग, प्लीज फोकस करना प्लीज। नॉन परफॉर्मिंग असेट, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एनपीए। ठीक है, एनपी में 2 पार्ट हैं, एक है पीए और एक है एनपीए। पीए मतलब पर्सनल असिस्टेंट नहीं होता है, पीए मतलब परफॉर्मिंग असेट। परफॉर्मिंग असेट इसको बोलते हैं पीए, और इसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट, इसे बोलते हैं एनपीए। चलो, तो बताओ, क्वेश्चन पूछ लेगा एनपीए में कितने टाइप्स होते हैं, तो क्या बोलोगे? 2 टाइप्स। पहला क्या होता है? परफॉर्मिंग असेट। दूसरा क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग असेट। अभी मैं आपको समझाने वाला हूं मीनिंग क्या है इसका, फिर आपको याद हो जाएगा। ठीक है, सुनो मेरी बात। अब ध्यान से मेरा ये एग्जाम्पल देखना, बहुत काम का एग्जाम्पल है ये, आपके बहुत काम आएगा। एक बंदा है जिसका नाम है राजू,
उसने बैंक से क्या लिया? लोन लिया। क्या लिया? लोन लिया। कितना लोन लिया? 2,40,000 का। ठीक है, राजू ने लोन लिया। कितना लिया? 2,40,000 का। राजू का ईएमआई, उसका इंस्टॉलमेंट बना 20,000 रुपए पर मंथ, और उसने 2 साल के लिए लोन लिया है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? राजू ने लोन लिया है। कितने का लोन लिया है? 2,40,000। और राजू का ईएमआई कितना बना पर मंथ का? 20,000 पर मंथ। और राजू कब तक ईएमआई देगा? 2 साल तक देगा। ठीक है, चलो। जनवरी, ये जनवरी है, ये फेब है। मैं ब्लू पेन ले लेता हूं ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। ये मार्च है, ये अप्रैल है, ये मई है, ये जून है, ये जुलाई है। मान लो ऐसे करते करते 2 साल है। ठीक है, तो देखो, राजू की इंस्टॉलमेंट जनवरी में आ गई। बैंक वाले बड़े खुश हो गए, राजू बहुत अच्छा इंसान है, राजू बहुत ही अच्छा इंसान है। क्यों? क्योंकि उसने जनवरी में अपनी इंस्टॉलमेंट दे दी। राजू ने फरवरी में भी इंस्टॉलमेंट दे दी टाइम पे। राजू ने फेब में भी इंस्टॉलमेंट दे दी टाइम पे। तो बैंक बोला कितना अच्छा बात है। मेरा वीडियो पॉज हो गया है क्या? अब कंटिन्यू आवाज आ रही है? ठीक है। राजू ने क्या किया? जनवरी में इंस्टॉलमेंट दे दी। बैंक ने क्या बोला? बहुत ही अच्छा इंसान है कि इंस्टॉलमेंट टाइम पे भर दिया। राजू ने फेब में भी इंस्टॉलमेंट दे दी। राजू ने मार्च में भी इंस्टॉलमेंट दे दी। लेकिन मार्च के बाद क्या हो गया? कोविड आ गया। ठीक है ना? मार्च तक क्या हुआ? मार्च के बाद क्या हुआ? कोविड आ गया। क्या आ गया? कोविड आ गया। यानी कि जनवरी का मिल गया, फेब का मिल गया, मार्च का मिल गया। लेकिन जैसे ही अप्रैल आया, राजू ने इंस्टॉलमेंट नहीं दी। बैंक बोला कोई बात नहीं, प्रॉब्लम आ गई होगी, कुछ इमरजेंसी आ गई होगी। बैंक कोई बात नहीं, वेट करते हैं। राजू ने मई में भी इंस्टॉलमेंट नहीं दी। बैंक बोलता कोई बात नहीं, घर में कुछ कांड वांड हो गया हो, कोई किसी की डेथ या कोई एक्सपायर हो गया होगा, या राजू कहीं बाहर घूमने चला गया होगा, कोई बात नहीं। राजू ने जून में भी इंस्टॉलमेंट नहीं दी। मतलब राजू ने कंटिन्यूअस 3 मंथ इंस्टॉलमेंट नहीं दी। लेकिन शुरू में उसने इंस्टॉलमेंट दी ना, इसमें बैंक बहुत खुश था। बैंक ने क्या बोला कि जो मैं लोन दे रहा हूं राजू को, राजू टाइम पे भर रहा है। यानी कि जनवरी से लेके मार्च तक राजू अच्छा इंसान है। जैन से लेके मार्च तक क्यों अच्छा इंसान है? क्योंकि राजू ने हर टाइम पे इंस्टॉलमेंट दी। राजू ने टाइम पे इंस्टॉलमेंट दी, तो राजू अच्छा इंसान है। इसको बोलते हैं पीए, इसे बोलते हैं परफॉर्मिंग असेट। मतलब बैंक एज अ पॉइंट ऑफ बैंक, मैं बैंक हूं, तो मैंने जो राजू को लोन दिया है तो मेरे लिए क्या है? असेट है ना। तो मेरा असेट परफॉर्म कर रहा है, मतलब टाइम पे इंस्टॉलमेंट दे रहा है। आपको ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू सोचना। मैं बैंक हूं, मैंने राजू को 2,40,000 दिए और राजू हर महीने मुझे इंस्टॉलमेंट दे रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा? मेरा पैसा काम कर रहा है, मतलब मेरी असेट काम कर रही है। समझ में आया? तो क्या बोलेंगे? परफॉर्मिंग असेट। जैसे मार्च के बाद मुझे इंस्टॉलमेंट नहीं मिल रही है, तो कितने महीने इंस्टॉलमेंट नहीं मिली? 3 महीने इंस्टॉलमेंट नहीं मिली। मतलब बैंक जो है 90 दिन वेट करता है। अगर 90 दिन के अंदर अगर आपने इंस्टॉलमेंट दे दी तो आप अच्छे इंसान हो। लेकिन 90 दिन के बाद अगर आप ऐसा नहीं देते हो, आफ्टर 90 डेज, मतलब जैसे ही 90 लग जाएगा, तो आप क्या बन जाओगे? नॉन परफॉर्मिंग असेट। समझे? आरबीआई ने बैंक को बोला है कि आपको 3 इंस्टॉलमेंट तक का वेट करना है, मतलब 90 डेज वेट करना है। अगर 90 डेज तक इंस्टॉलमेंट मिल जाती है तो अच्छी बात है। अगर 90 डेज तक इंस्टॉलमेंट नहीं मिलती है तो राजू क्या बन जाएगा? नॉन परफॉर्मिंग असेट, मतलब राजू पैसा नहीं दे रहा है। अब बताओ, समझ में आया? जब तक राजू पैसा दे रहा था तब तक क्या था? वो परफॉर्मिंग असेट। 90 दिन के बाद आफ्टर 90 डेज तक उसने पैसा नहीं दिया तो क्या बन गया? वो एनपीए बन गया, नॉन परफॉर्मिंग असेट। जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, ये सब क्या हो गए? एनपीए हो गए, नॉन परफॉर्मिंग असेट। इनने भारत बैंक से लोन लिया और ये फरार हो गए, भाग गए, तो इनको बोलते हैं एनपीए। एनपीए बढ़ने से बैंक को नुकसान होता है, बैंक का शेयर कम होता है, क्योंकि बैंक को पैसा मिलता नहीं है तो बैंक को लॉस होता है। बैंक को लॉस होगा तो बैंक का शेयर प्राइस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ में आया? पीए क्या होता है? एनपीए
पीए कब तक रहेगा? जब तक वो इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं। एनपीए कब बनेगा? इंस्टॉलमेंट पे जहां से कम करी वहां से लेके 90 डेज, मतलब यहां से लेके यहां तक। देखो यहां से लेके यहां तक भी पीए ही रहेगा वो। क्यों? क्योंकि बैंक को 90 दिन वेट करना होता है। इसके बाद वो बनेगा, इसके बाद बनेगा एनपीए। कब? आफ्टर 90 डेज। बताओ, समझ में आया? भले वो इंस्टॉलमेंट यहाँ पे नहीं दे रहा है, लेकिन वो पीए ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आरबीआई ने बोला है कि आपको 90 दिन तक राजू का वेट करना है। ओके, चलो समझ में आया पीए और एनपीए क्या होता है? सिर्फ एक को समझ में आया, बाकी सब कहाँ हो? ठीक है, मुन्नाली सिद्दीकी समझ में आया, वो पता है मेरे को। मुन्नाली समझ में आओ कोई? हाँ ना तो बोलो, अगर डाउट है फिर समझाता हूँ मैं। खान को समझ में आया, जबरदस्ती ठेंगा मत दिखाओ। ओके गुड, चलो एनपी हो गया, ठीक है। चलो चलो, अब क्या रह गया हमारा? एनपीए, पीए हो गया, ये हो गया, ठीक है। चलो अब हम आते हैं अपनी बैलेंस शीट। आ जाओ, बताओ। चलो, बैलेंस शीट का फॉर्म नंबर क्या है बताओ, मुझे कमेंट करके बताओ। बैलेंस शीट का फॉर्म नंबर क्या है? मैंने पूछा बैलेंस शीट का फॉर्म नंबर क्या है एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में। और कोई बताओ। एक का आंसर आया ए। चलो, और कोई? खान का आ गया। अरे आलसी, अब पढ़ने लग जाओ। मेरे भरोसे मत रहना, मैं बहुत बड़ा धोखेबाज हूँ, ठीक है। याद रखना, मेरे भरोसे मत रहना। मैं कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे भी एग्जाम आने वाले हैं, मैं किसी को भी धोखा दे सकता हूँ। पहले से क्लास रिकॉर्ड चल रही है, मैं अभी बोल रहा हूँ। मेरे भरोसे जो रहा वो कहीं का नहीं रहा। चलो, बैलेंस शीट फॉर्म नंबर ए, चलो अपना याद करते हैं फटाक से। कैन राजू, कैन राजू, धोबी, वाई, ऑरेंज। ये किसके लिए है? ये लायबिलिटीज के लिए है। कैन फॉर क्या होगा? कैपिटल। राजू फॉर क्या होगा? रिजर्व एंड सरप्लस। धोबी फॉर क्या होगा? डिपॉजिट्स। आप लोग मुझसे बोलते रहो, हाँ वेरी गुड, इससे आपको याद हो जाएगा। बी फॉर क्या होगा? बोरोइंग। मुंह से बोलना है, ठीक है। ओ फॉर क्या होगा? अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ शेड्यूल। कैपिटल का शेड्यूल नंबर 1 पे आता है, रिजर्व एंड सरप्लस शेड्यूल नंबर 2 पे आता है, डिपॉजिट नंबर 3 पे आता है, बोरोइंग 4 पे आता है, अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन। देखो अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन मत भूलना, प्रोविजन भी होता है इसमें, याद है? प्रोविजन फॉर टैक्स यहीं पे आता है। उसके दो इफेक्ट होते हैं, एक कहां जाता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, एक कहां जाता है अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन में। प्रोविजन फॉर टैक्स की बात कर रहा हूं मैं। तो ये हो गया टोटल ए, इसका टोटल है लायबिलिटी का। अब आते हैं बी। आपको लिखना किसी को नहीं है, ठीक है। आपकी नोटबुक में सबके लिखा हुआ है, 3-3 5-5 क्वेश्चन सॉल्व किए सबके मैंने। सिर्फ आपको हम लोग क्लास ले रहे हैं, रिवीजन ले रहे हैं, ठीक है। मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ किसी को। फिर क्या है बताओ, भूल गया मैं। हाँ, सी पी आई ए, फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन। सी फॉर क्या होगा? कैश इन हैंड, बैलेंस विथ आरबीआई। चाचा का पैसा है और मेरा पैसा है, चाचा मतलब आरबीआई। आरबीआई हमारे क्या है? चाचा है ना, हम लोग उन्हीं के सहारे हैं। बी, बैलेंस विथ अदर बैंक।
याद है, मनी एट कॉल, शॉर्ट नोटिस। अभी समझाऊंगा, टेंशन मत लो, जिसके दिमाग की बत्ती नहीं जली समझा दूंगा, अभी रुक जाओ बस, अभी मैं लिख रहा हूं। आई फॉर क्या होगा? इन्वेस्टमेंट। ए फॉर क्या होगा? एडवांस। एफ फॉर क्या होगा? फिक्स एसेट्स। ओ फॉर क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, ओ फॉर होगा अदर एसेट। चलो आ जाओ इधर। इसका क्या होगा? इसका शेड्यूल क्या होगा? 6। इसका क्या होगा? 7। इस इन्वेस्टमेंट का 8, याद रखना, आई इन्वेस्टमेंट का 8। एडवांस, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आएगा, पूछेगा। पूछेगा एडवांस का शेड्यूल क्या होता है, तो क्या बोलोगे? 9। कोई कोई तो क्लास से आउट हुआ है शायद। 6 लोग हैं, 3 2 5। हाँ, मंगाली गई है शायद। 10 हो गया फिक्स एसेट, ठीक है। 11 हो गया अदर एसेट, ठीक है। चलो, ये हो गया टोटल। लेकिन यहाँ पे काम खत्म नहीं होता है, याद है? हाँ मुझे पता है। यहाँ पे काम खत्म नहीं हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। याद है, कंटीजेंट लायबिलिटी। ये लिखते हैं फुट नोट्स में। आपसे पूछ सकता है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के फुट नोट्स में कौन कौन से आइटम आते हैं। तो एक होता है कंटीजेंट लायबिलिटी, और एक होता है बिल्स फॉर कलेक्शन। और याद रखना, कंटीजेंट लायबिलिटी को हम एक नाम से और बोलते हैं, AEOO। ए से क्या होता है? एक्सेप्टेंस। ई से क्या होता है? इंडोर्समेंट। ओ से क्या होता है? अदर। ओ से क्या होता है? ऑब्लिगेशन। एक्सेप्टेंस, इंडोर्समेंट, अदर, ऑब्लिगेशन। इन चारों में से कोई भी एक वर्ड आ जाए तो उसको बोलते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी। बिल्स फॉर कलेक्शन कोई भी शेड्यूल नहीं होता है। वो आपको पूछेगा बिल फॉर कलेक्शन कौन सा शेड्यूल होता है? ऑप्शन ए 12, 11, 10, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। बिल फॉर कलेक्शन कोई भी शेड्यूल नहीं होता है, ठीक है। चलो बताओ, अब मुझे ये बताओ, ये मैं रिवाइज करवाऊं बैलेंस शीट, ये आइटम कैसे कैसे आए, या फिर आपको पता है? इसके अंदर की बात करो फिर मैं। मुझे बताओ, ये मुझे आपको याद करवानी है कि आपको याद हो गई पढ़ते पढ़ते? रिवाइज करनी बैलेंस शीट, बताओ जल्दी, वैसे ही करता हूं मैं। रिवाइज क्या करनी है आपको, ये याद रखना है। कैन, राजू, धोबी, वाई, ऑरेंज, CVI, ये फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सिद्दीकी बोले नहीं सर रिवाइज मत कराओ, आगे कंटिन्यू करते हैं, चलो। रिवाइज क्या करना है? वो आपसे पूछेगा शेड्यूल 5 क्या बोलता है, तो आपको याद रखना अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन। बोलेगा शेड्यूल 3 क्या बोलता है, तो आप जो चाहो तो हाथ से उंगली से भी कर सकते हो। कैन, राजू, धोबी, डी फॉर डिपोजिट, नंबर 3 पे आता है। अगर उसने 6 के बाद पूछा है तो लिखना CBI ए फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन। सी से क्या होगा? कैश इन हैंड बैलेंस विथ RBI। अब वैसे मुझे पता है आप सबको याद ही है, मुझे पता है, ठीक है, याद हो गई ना। आगे बढ़े, आगे बढ़े। क्या करना है? सिर्फ एक लोग आंसर दे रहा है, बाकी का टीवी देख रहे हो क्या? चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। मत दिखाओ इंटरेस्ट आप लोग। आरती का आंसर आया अभी, चलो आगे देखो। चलो आप सब लोग क्या करो, अब मैं क्वेश्चन डाल रहा हूं, आप लोग बताना, ठीक है। तो देखो, मुझे बताओ, आप लोग सिर्फ क्या लिखोगे? शेड्यूल लिखोगे, कौन से शेड्यूल में जाएगा, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, हमारा एक और रह गया है, फॉर्म बी रह गया हमारा, सॉरी सॉरी। फॉर्म बी क्या है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो इजी है, मैं फास्ट फास्ट बना देता हूँ, ठीक है। फिर हम आगे क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, फिर हम MCQs कर लेंगे, आधा घंटा और लगी, क्लास हमारी ओवर। बहुत ही इजी टॉपिक है, चलो आ जाओ। पार्ट ए में क्या आएगी? इनकम्स। पहली इनकम का नाम क्या है? इंटरेस्ट अर्न। दूसरी इनकम का नाम है अदर इनकम। इसका शेड्यूल 13 है, इसका 14 है। ये आ गया टोटल। फिर बी में आएगा
एक्सपेंडिचर। इसी से एमसीक्यूज बनेंगे, इसलिए लिखा रहा हूं। ये कौन बोला? इसका शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट है ना। बचपन से प्रॉफिट लॉस अकाउंट पढ़ते आ रहे, तुम्हें शॉर्टकट चाहिए? प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट कैसे आता है? इनकम से आता है। और लॉस कैसे होता है? एक्सपेंडिचर से। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर तो क्या होगा? हाँ, मैंने तुमको लॉजिक नहीं दिया, बट तुमको अंडरस्टैंड कराया है। बताओ। अच्छा, बैंक, चलो समझाता हूँ उसका शॉर्टकट। रुक जाओ। अच्छा, तुमने छेड़ दी ये बात तो कोर्ट तक जाएगी। इसका भी तुमको देता हूँ लॉजिक। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, फिर आएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और ये लास्ट याद रखना, प्रोविजन। इसका कोई शेड्यूल नहीं होता, लेकिन यहाँ आता है। बस मैं सिर्फ इतना ही डिस्कस करने वाला हूँ, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं आता। बस टोटल बी, ठीक है। एमसीक्यूज में इतना ही पूछेगा, बस इनकम पूछेगा, एक्सपेंडिचर पूछेगा। अब सुनो, चलो इसका, ठीक है। अरे ऊपर नीचे कुछ नहीं होगा, ठीक है। बहुत हो गया ऊपर नीचे आजकल। ऊपर नीचे कुछ नहीं होने वाला, जो होगा सीधे होगा। देखो, ध्यान देखो। ये शॉप है और ये बैंक है। इसका भी क्या बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका भी क्या बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब आपको समझना क्या है, शॉप वाला क्या है? उसके पास गुड्स है कि हाँ, गुड्स है। उसके पास क्या है? गुड्स है। शॉप वाला गुड्स बेचेगा तो उसको इनकम होगा, यानी कि गुड्स सेल करेगा तो उसको इनकम होगा। शॉप वाले खर्चे क्या होंगे? शॉप वाले खर्चे क्या होंगे? इंटरेस्ट पे, रेंट पे करना, सैलरी देना, ठीक है। ये शॉप वाले खर्चे हैं। मेरा क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन है, शॉप वाला इनकम कैसे अर्न करेगा? वो अपने आइटम को बेचेगा, वो बेच के इनकम कमाएगा। लेकिन बैंक कोई चीज बेचता नहीं है। बैंक, आपने कभी देखा कि बैंक कुछ बेच रहा है? बैंक क्या देता है? बैंक हमको सर्विस देता है। और बैंक किससे पैसा कमाता है? बैंक हमको लोन देता है। बैंक पैसा कमाता है लोन से। लोन मीन्स जो बैंक लोन देता है उससे मिलने वाला इंटरेस्ट बैंक की क्या होती है? इनकम होती है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है इतना बड़ा बड़ा? इंटरेस्ट अर्न। बैंक इनकम किससे कमाता है? इंटरेस्ट से कमाता है। तो हो गया इंटरेस्ट अर्न। बैंक का खर्चा किससे होगा? बैंक का खर्चा इंटरेस्ट से ही होगा। जिसे बोलते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। जैसे बैंक ने आरबीआई से लोन लिया, तो बैंक को आरबीआई को इंटरेस्ट देना होगा ना। तो बैंक के लिए क्या है? खर्चा है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, ये है लॉजिक, और कोई लॉजिक नहीं है। बाकी सारे खर्चे क्या होते हैं? डेप्रिसिएशन, रेंट, सैलरी, वो सब कहां जाएंगे? ऑपरेटिंग में जाएंगे। बैड डेट, आरडीडी सब कहां जाएंगे? ऑपरेटिंग में जाएंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड याद है ना? बैंक उधार लेता है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, सब यहां पे जाएगा। इंटरेस्ट ऑन, बैंक किससे पैसा कमाता है? जो बैंक ने लोन दे रखा है। याद है 3 प्रकार के लोन थे? बिल परचेस एंड डिस्काउंट, लोन, कैश, क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, ठीक है ना। उसको बैंक लोन देता है, उससे होने वाला इंटरेस्ट बैंक के लिए इनकम होती है, तो कहां जाएगा? इंटरेस्ट अर्न, ठीक है। चलो समझ में आ गया। तो 13 नंबर क्या होगा? इंटरेस्ट अर्न। अगर आपको ऊपर नीचे हो जाता है तो याद रखना। सुनो, मैं आपको देता हूं लॉजिक। नंबर 13, 1 और 3, 1 और 3, 14, ठीक है। लॉजिक कोई नहीं है, ठीक है। दोस्ती कुछ भी मत डालू मैं आपके दिमाग में, यही है, ठीक है। बस यहाँ पे करना प्रोविजन कंटीजेंसी, ठीक है। चलो याद कर लोगे ना? चलो अच्छा बताओ, एक कॉन्सेप्ट हमारा और भी बचा है, रिवेट ऑन बिल डिस्काउंट। याद है? रिवेट ऑन बिल डिस्काउंट, याद है ना? कुछ चेक दिया था, उस चेक का डेट नेक्स्ट ईयर का भी था। तो 2 महीने पैसा इस साल का था, 2 महीने पैसा नेक्स्ट ईयर का था। तो नेक्स्ट ईयर की इनकम वाली क्या होती है? इस साल लाइबिलिटी हो जाएगी ना। कुछ याद आ रहा है? रिवेट ऑन बिल डिस्काउंट समझाऊं मैं? बताओ, चलिए बोलो।
रिवेट ऑन बिल डिस्काउंट कुछ याद आ रहा है? चलो मैं इसके बताता हूँ एफर्ट कहाँ कहाँ जाएगा। एक एफर्ट कहाँ जाएगा? अदर लायबिलिटी, शेड्यूल नंबर 5 में जाएगा। एक कहाँ जाएगा? इंटरेस्ट अर्न में, शेड्यूल नंबर 13। अब बताओ, रिवेट ऑन बिल डिस्काउंट इस साल के लिए क्या है? लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी में डाल दिया। और इंटरेस्ट में क्या करते हैं हमको याद है? लेस करते हैं, कुछ याद आ रहा है? इंटरेस्ट में रिवेट ऑन बिल डिस्काउंट लेस करते हैं, कुछ याद करो 2-3 महीने पहले जब मैंने आपको पढ़ाया था। अरे ये बताओ पहले, ये तुमको समझाऊं क्या रिवेट क्या होता है? इनकम ऑफ नेक्स्ट ईयर, कुछ याद आ रहा है? इसका मीनिंग क्या है? इनकम ऑफ नेक्स्ट ईयर। याद है टीवी बेचा था 10,000 रुपए का? कब बेचा था? फैब में टीवी मैंने बेचा था, तो फैब का इंस्टॉलमेंट मिल गया, मार्च का इंस्टॉलमेंट मिल गया, लेकिन अप्रैल और मई का इंस्टॉलमेंट मिला, लेकिन वो इनकम किसकी है? नेक्स्ट ईयर की है, इस साल की नहीं है। अरे क्या करना है यहाँ, समझाऊं कि समझ में आ गया? आपको जितना ध्यान रखना है, रिवेट ऑन बिल डिस्काउंट कहाँ जाता है? अदर लायबिलिटी में जाता है, और इंटरेस्ट अर्न में लेस होता है, शेड्यूल नंबर 13 5 में जाता है। आगे बढ़ू, चले? अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन करते करते हमको आइडिया हो जाएगा कहाँ पे क्या करना है। चलो एमसीक्यू सॉल्व करें, हाँ ना तो बोल दो। ऐसा मैं क्लास ले ही नहीं रहा हूं मैं। चलो, बहुत दुष्ट हो तुम लोग। चलो एमसीक्यू खोल लो, ठीक है? जिसके पास जेरोक्स है अच्छी बात है, एमसीक्यू खोल लो, वरना दूसरा मोबाइल ओपन कर लो। सिर्फ 20 क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इससे बड़ा एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। वैसे भी आपका बेस तो स्ट्रांग है ही। चलो सबका हो गया तो हाँ बोल देना, ठीक है? फिर हम स्टार्ट करेंगे। चलो ठीक है, सब रेडी? हम सब पढ़ दो, सब रेडी हो? सना तुम क्या अंधेरे में पढ़ रही हो क्या? तुम्हारा कैमरा ऑन है क्या सिद्दीकी? घर में लाइट नहीं है क्या? कुछ तो ऐसा पिक्चर लगा हुआ है। चलो कोई नहीं, चलो पढ़ता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1। मैं पानी पी लेता हूँ, मेरा गला सूख गया है, एक सेकेंड। अच्छा पिक्चर लगा रखी है आपने ब्लैक कलर की है, मुझे लगा कि आपका कैमरा ऑन है। चलो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है? ऑल बैंकिंग कंपनीज आर गवर्न इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द बैंकिंग कंपनी रेगुलेशन एक्ट। बताओ क्या है? और आई नो आंसर दिया है, बट आपको समझ में आया 1949? और याद रखना आरबीआई का एक्ट भी 1949 है, ओके? चलो असड विच सीज, मतलब सीज मतलब बंद कर देना, क्लोज कर देना, ठीक है? असड विच सीज इनकम फॉर बैंक फॉर 2 consecutive क्वार्टर इज आल्सो हिज कॉल्ड एज एनपीए। याद है ना? एनपीए क्या होता है? जो हमने उसको लोन दिया होता है वो हमें क्लोज करना होता है, क्योंकि वो पैसा दे ही नहीं रहा है, उसे बोलते हैं एनपीए, ठीक है? नॉन परफॉर्मिंग असेट। अब जाहिर सी बात है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन पॉजिटिव है। पहला है फिक्स असेट, फिर करंट असेट, फिर इंटेंजिबल असेट। ये तीनों तो सीज कभी होते ही नहीं है। सीज क्या होता है? एनपीए होता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट। आपको पता है क्या होता है? जो 90 दिन तक इंस्टॉलमेंट नहीं आती है उसको बोलते हैं एनपीए, ठीक है? 90 डेज का इंस्टॉलमेंट नहीं आता है, 90 डेज तक, सॉरी, 90 डेज तक इंस्टॉलमेंट नहीं आता है, उससे बोलते हैं एनपीए, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 2 और 1 हमारा हो गया, ठीक है? अकॉर्डिंग टू विच फॉर्म, बोला कौन सा फॉर्म बैलेंस शीट के लिए होता है लागू? बताओ। फॉर्म ए, फॉर्म बी, तो फॉर्म ए, ठीक है? फॉर्म बी किसके लिए होता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 3 किसी को डाउट है तो हाँ ना बोल देना, ठीक है? सॉरी, अगर डाउट है तो हाँ बोल देना। तो क्वेश्चन 3 समझ में आया? उसने बोला विच फॉर्म बैलेंस शीट ऑफ बैंकिंग कंपनी इज प्रिपेयर्ड। कौन सा फॉर्म को प्रिपेयर करने बैलेंस शीट चाहिए होती है? तो फॉर्म ए,
ठीक है। शेड्यूल 2 क्या बोलता है? शेड्यूल 2 बोलता है रिजर्व एंड सरप्लस। समझ में आया? शेड्यूल 2 क्या बोलता है? रिजर्व एंड सरप्लस। इंटरेस्ट अक्रू, बताओ। इंटरेस्ट अक्रू, अक्रू मीन्स क्या होता है? अक्रू मीन्स ड्यू, मतलब इंटरेस्ट दिया नहीं है, देने वाला हूं। तो क्या है मेरे लिए? लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी कहां जाती है? अदर लाइबिलिटी में। तो कहां जाएगा? शेड्यूल नंबर 5 क्या बोलता है? अदर लाइबिलिटी एंड प्रोविजन। देखो, इंटरेस्ट अक्रू मतलब इंटरेस्ट देना बाकी है, तो क्या हो गया? लाइबिलिटी हो गया ना। तो कहां जाएगा? शेड्यूल नंबर 5 में। ठीक है। मतलब इंटरेस्ट अक्रू कैपिटल है क्या? रिजर्व है क्या? डिपोजिट है क्या? बोरोइंग है क्या? तो कहां जाएगा फिर? अदर लाइबिलिटी में जाएगा। ठीक है। तो इंटरेस्ट अक्रू मींस क्या होता है? ड्यू होना। ठीक है। अब बताओ, क्वेश्चन नंबर 5 तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। क्वेश्चन 5 तक किसी दिक्कत है तो बोलो। सर आप क्वेश्चन पूछो ना, हम आंसर देने का ट्राई करेंगे। आज मेरी लास्ट क्लास है, ठीक है। मत बोलो तुम लोग। अब मैं रिवीजन नहीं लेने वाला। अब मैं रिवीजन नहीं लूंगा, कोई है ही नहीं। मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन 5 तक किसी को डाउट है, हाँ या ना तो बोलो। हाँ ठीक है, चलो अब मजा आ रहा है। चलो, अब सुनो 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 सुनो, ध्यान सुनो। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 कहता है, मैं फिर से बता रहा हूं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 कहता है बैंक वालों को कि आप साल में जो भी प्रॉफिट कमाओ, आप साल में जो भी प्रॉफिट कमाओ 20% कहां डाल दो? स्टेचुरी रिजर्व में डाल दो। कहां डाल दो? स्टेचुरी रिजर्व में डाल दो। कुछ याद करो, याद है ना हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते थे, 20% लेते थे, याद आ रहा कुछ? तो वही है। क्यों? ताकि फ्यूचर में काम आएगा पैसा हमारा। ये क्या हमारा सेफ गार्ड है। जैसे हमारी मम्मी करती है ना, 10 पापा मम्मी को सैलरी देते हैं तो मम्मी उसमें से 20% छुपा के रख लेती है। ठीक है। तो उसे बोलते हैं स्टैट्यूटरी रिजर्व। कितना है? 20% है। ठीक है। चलो 2 सेकंड होल्ड करते हैं। दो सेकंड होल्ड करो, फिर स्टार्ट करते हैं। किसी को डाउट हो तो बोल देना। समझ में आया कि नहीं आया? 20% स्टैट्यूटरी रिजर्व। अजान हो जाए फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नहीं, 20% ही है। ठीक है, 25 नहीं है, 20% है। एज पर योर निराली प्रकाशन, वो आपके कॉलेज ने ही इशू की है, तो कॉलेज की बात मानेंगे तो 20% ही क्लिक करेंगे, 25% नहीं करेंगे। वैसे तो 25% है, ठीक है, बट 20 ही करना है हमको। ठीक है। वैसे 25% है, 1/4 शेयर्स है ऑफ प्रॉफिट, बट हमको 20 लेना है क्योंकि निराली ने कहा है इसलिए। और हम लोग पीयू के स्टूडेंट है तो पीयू की बात माननी पड़ेगी। चलो अब स्टार्ट करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 आ जाओ प्लीज। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। एवरी बैंकिंग कंपनी इन इंडिया इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर एटलीस्ट, बोला क्या है? हर बैंकिंग कंपनी को कम से कम कितना ट्रांसफर करना है? तो 20% ऑफ करंट ईयर का। कहां डालना है? रिजर्व फंड में डालना है। रिजर्व फंड बोलो या स्टैट्यूटरी रिजर्व बोलो, एक ही बात है। ठीक है। कोई डाउट इसमें? ऑप्शन ए 20%। अब बताओ
अच्छा बताओ, बिल फॉर कलेक्शन का शेड्यूल नंबर क्या है? प्लीज सब लोग कमेंट करो, बिल फॉर कलेक्शन का शेड्यूल क्या है? कमेंट करो फटाक से। मैंने पूछा बिल फॉर कलेक्शन का शेड्यूल क्या है? मैंने पूछा क्वेश्चन नंबर 7 ने पूछा क्या, बिल फॉर कलेक्शन आर शोन इन द शेड्यूल नंबर। बताओ, बिल फॉर कलेक्शन किस शेड्यूल पे आता है? 12 में आता है, 11 में आता है, 1 में आता है, 5 में आता है? किस दुनिया में, चलो आओ और बताओ। अभी देखते हैं किसने मेरी एक बात ध्यान से सुनी थी। अभी मालूम पड़ जाएगा कौन मुझे ध्यान से गौर करता है, अभी मालूम पड़ जाएगा। बिल फॉर कलेक्शन का किस शेड्यूल में आता है? देखें किसका माइंड अच्छा है। सना से देखिए, तुमको एक मौका और दे रहा हूं मैं। ये रॉन्ग है तुम्हारा आंसर। सबके आंसर आएंगे तो ही मैं कंटिन्यू करूंगा, 10 बज जाएगा, मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा। क्योंकि ये एग्जाम में आएगा आपके, वो आपको कंफ्यूज करेगा और आप लॉन्ग टिक लगाओगे। अगर मेरे साथ हुए तो वाह वाह वाह, एक तो कुएं में कूदी, दूसरा किसी को भी कूद गई। और कोई है मार्केट में जिसने राइट आंसर दिया? हमें गिव अवे दे रहा हूं, जिसने राइट आंसर दिया मैं उसको एक खिलाऊंगा बर्गर। जिसने भी राइट आंसर दिया, मैं अगर बर्गर नहीं खाऊंगा तो मैं बर्गर का अमाउंट ट्रांसफर कर दूंगा, 100 रुपीज अभी के अभी पेटीएम कर दूंगा। जिसने राइट आंसर दिया, कंडीशन अप्लाई बटा। चलो, आपके पास 2 मिनट है। ठीक है, दिमाग चलाओ, नजदीक जा रहे हो, चलाओ चलाओ दिमाग। उसने पूछा बिल फॉर करेक्शन आर शोन इन द शेड्यूल नंबर। याद रखना, हम भगवान नहीं है, हम इंसान हैं। इंसानों से भी गलतियां होती हैं। गीतांजलि, करुणा, खान, मुनराली, मुनराली तो हो कि नहीं? अब देखो, एक की जली बत्ती। करुणा, गीतांजलि, आपको भी मैंने क्लास लिया है, सबका हुआ है ये टॉपिक, सबका टॉपिक हुआ है ये। अरे बेवकूफ, बिल फॉर कैसे कहाँ पे आता है ये देखो। और मैंने आपको पॉइंट भी करके दिया था। कंटिंजेंट लायबिलिटी को शेड्यूल 12 होता है, ये कहाँ लिखते हैं? फूड नोट्स में लिखते हैं। फूड मतलब नीचे लिखते हैं। 11 शेड्यूल के नीचे आता है कंटिंजेंट लायबिलिटी, इसका शेड्यूल 12 होता है। बिल फॉर कलेक्शन कोई भी शेड्यूल नहीं होता है, नो शेड्यूल। क्वेश्चन सही था बट ऑप्शन गलत है उसके। बट अच्छी बात यह है कि आप लोगों ने कंटिजेंट लायबिलिटी नहीं बोला, 12 नहीं बोला। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी। तो इसका शेड्यूल नहीं है तो क्या आएगा यहाँ पे? नो शेड्यूल। ठीक है, कहीं नहीं आएगा। कहाँ आएगा? फूड नोट्स में आएगा। तो 7 का ऑप्शन रॉन्ग है, उसको आप लोग साइड में लिख लो, नो शेड्यूल। ठीक है, इसका कोई शेड्यूल नहीं होता। चलो डन, समझ में आया? अगर समझ में आया तो थम्स अप कर दो। अरे बिल फॉर कलेक्शन का कोई शेड्यूल नहीं होता, नील होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, रिवेट ऑन बिल डिस्काउंट मैंने अभी सिखाया था। रिवेट ऑन बिल डिस्काउंट के 2 इफेक्ट होते हैं। एक कहां जाता है और एक कहां जाता है? एक जाता है बैलेंस शीट में और एक कहां जाता है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। बैलेंस शीट में कहा जाता है? अदर लाइबिलिटी में। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कहा जाता है? इंटरेस्ट अर्न में। याद आया कुछ? अभी मैं सिखाया था आपको, देखो। हाँ ये देखो, ये रिवेट ऑन बिल डिस्काउंट कहां जाता है? अदर लाइबिलिटी में जाता है, शेड्यूल नंबर 5 में जाता है,
और इंटरेस्ट अर्न में आता है शेड्यूल नंबर 13। ठीक है, वहां पे लेस होगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, इनकम ऑफ नेक्स्ट ईयर, तो इसका क्या वो लायबिलिटी है, इसलिए डालते हैं लायबिलिटी साइड में। चलो, तो ऑप्शन क्या होगा इसका, इसका बेस्ट ऑप्शन होगा बी, अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन एंड इंटरेस्ट अर्न में जाता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन 9, कमीशन बैंक के लिए क्या है, इनकम है। एक्सचेंज क्या होता है, रुपी को डॉलर में, डॉलर को रुपी में कन्वर्ट करने के लिए बैंक क्या लेती है, चार्ज लेती है, उसे बोलते हैं एक्सचेंज रेट, बैंक कमीशन लेती है। ब्रोकरेज इज शोन बाय, कहां डालेंगे, इंटरेस्ट अर्न में डालेंगे, अदर इनकम में डालेंगे। देखो, इंटरेस्ट अर्न में वही इनकम आएगी जिस इनकम में क्या लगा होना चाहिए, इंटरेस्ट लगा होना चाहिए, जैसे इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन करंट डिपॉजिट, ठीक है, या इंटरेस्ट ऑन एडवांस, तो उनमें क्या लगा, इंटरेस्ट लगा, तो उनकी इनकम कहां जाएगी, इंटरेस्ट अर्न में आएगी। और जिस इनकम में इंटरेस्ट नहीं लगा वो कहां जाएगी, अदर इनकम में जाएगी। तो ऑप्शन बी शेड्यूल नंबर 14, अदर इनकम का क्या शेड्यूल है, 14 शेड्यूल है। ठीक है, उसने शेड्यूल नहीं पूछा है, उसने पूछा कहां जाएगा, तो कहां जाएगा, अदर इनकम में जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 10 छोड़ दो, एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। चलो वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 11, चलो पहले बताओ मेरे को, एनपीए कब होता है, प्लीज कमेंट लिखो, एनपीए कब बोलेंगे, एनपीए कितने दिन के बाद बोलेंगे, बताओ, सब लोग कमेंट करो, सब लोग कमेंट करो। नॉन परफॉर्मिंग एसेट कब बोलेंगे, कितने दिन के बाद बोलेंगे या कितने मंथ के बाद बोलेंगे। ठीक है, खान का आ गया, सिद्दीकी वेरी गुड, और बस 2-4 बच्चे ही हैं साथ में से, वही रिप्लाई कर रहे हैं। आरती का आया, आरती डेट कर रही मैसेज, आरती आप कॉमन कर दो, कॉमन, ताकि सबको दिखे कि आप कमेंट कर रही हो। सबके ठीक, करना कभी आया, गुड। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी, एनपीए कब लगता है, आफ्टर 90 डेज। अच्छा, अगर 89 डेज होगा तो एनपीए नहीं बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, तो भी पीए ही बोलेंगे। एनपीए कब बोलेंगे, 90 दिन खत्म होने के बाद। समझ में आया, अगर 98 डेज लगा तो भी वो क्या रहेगा, पीए ही रहेगा, परफॉर्मिंग एसेट ही रहेगा। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक बंदा है वो 89 डेज से पैसे नहीं दे रहा है, तो क्या है वो, पीए की एनपीए है, तो क्या बोलोगे, पीए है। एनपीए कब लगेगा, जब 90 डेज लग जाएगा तब वो एनपीए बनेगा। समझ में आया, 90 डेज से पहले वो क्या रहेगा, पीए ही रहेगा, उसे बोलते हैं परफॉर्मिंग एसेट। चलो क्वेश्चन 12 कट कर दो, ये आपके सिलेबस का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत सिंपल है, बैलेंस विद आरबीआई, बताओ कहां लिखते हैं हम लोग, कौन से शेड्यूल में डालते हैं। याद है, मेरा पैसा और आरबीआई का पैसा, कैश इन हैंड बैलेंस विद आरबीआई, तो शेड्यूल नंबर 6, शेड्यूल नंबर 6 क्या बोलता है, देखो, कैश इन हैंड बैलेंस से क्या पूछा है, बैलेंस विद आरबीआई कहां जाता है, शेड्यूल नंबर 6 में। ठीक है, चलो, मनी एट कॉस्ट शॉर्ट नोटिस, वेरी गुड, उसके नीचे याद है ना, मनी एट कॉस्ट शॉर्ट नोटिस, बैलेंस विद अदर बैंक, शेड्यूल नंबर 7 में जाता है। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन था बहुत। रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताओ। चलो, ये समझाना पड़ेगा मुझे, प्लीज 2 मिनट के लिए करना फोकस, समझाता हूं, सुनो। बैंक ने लोन दिया है, किसको दिया, राजू को, कितने का, 2,50,000 का, बताओ। तो बैंक के राजू क्या हुआ, आई नो समझाना तो मेरा काम है ना, डेटा वाला काम नहीं है यहाँ पे। बैंक के डेटा किसको बोलते हैं, तुमको समझाया था मैंने। चलो देखो, बैंक ने राजू को 2,50,000 उधार दिए, तो बताओ, बैंक बैंक के राजू क्या हुआ, बैंक ने राजू क्या दिया, बैंक ने राजू को 2,50,000 दिए, तो बताओ, बैंक के लिए राजू क्या हुआ, असर हुआ ना। राजू के लिए बैंक क्या हुआ, लाइबिलिटी, क्योंकि राजू को ये पैसा बैंक को देना है, तो राजू के लिए क्या होगी, लाइबिलिटी। तो राजू की बात तुम कर ही नहीं रहे, हम तो बैंक की बात कर रहे हैं। तो बैंक कहां डालेगा ये 2.5 लाख रुपए, बैंक के डालेगा एडवांस में,
याद है ना, एडवांस में 3 चीजें आती हैं, बिल परचेज एंड डिस्काउंट, लोन दिया, कैश दिया उधार में, और कुछ ओवरड्राफ्ट। तो यहाँ पे बात करें लोन की, तो जो बैंक ने लोन दिया है राजू को, बैंक के लिए क्या है, वो असेट है, तो बैंक उसको क्या बोलता है, एडवांस बोलता है। क्या बोलता है, एडवांस बोलता है। जो बैंक किसी को लोन देता है तो बैंक कहाँ डालता है, एडवांस में डालता है। एडवांस बैंक के लिए क्या है, असेट है। तो एडवांस का शेड्यूल क्या है, 9। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि बैंक ने 2.5 लाख रुपए राजू को दिए, राजू ने क्या कर दिया, बोल दिया हम नहीं देंगे पैसे। हम क्या किया, राजू ने नहीं दिए। तो जब बैंक ने लोन दिया 2.5 लाख का, तो क्या लिखा था कि मैंने राजू को लोन दिया 2.5 लाख का। अब राजू ने मना कर दिया कि मैं 2.5 लाख का लोन नहीं दूंगा, तो राजू क्या हो गया, बैड डेप्ट हो गया। या राजू मना कर रहा है, कल आना, परसों आना, नरसों आना, या डाउटफुल है। ये क्या है, डाउटफुल, मतलब राजू टाल रहा है। राजू क्या कर रहा है, टाल रहा है। ठीक है, बैड डेप्ट। अब सुनो, 2.5 लाख का लोन दिया तो मेरे लिए असेट था, अब लोन मिला क्या, नहीं मिला, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लेस कर देंगे, डाउटफुल डेब्ट। कितना, 2.5 लाख। कहाँ लेस किया, एडवांस में लेस कर दिया ना, क्योंकि पैसा नहीं मिलने वाला है। तो इस खाते को खत्म करना पड़ेगा ना, तो लिखना पड़ेगा माइनस डाउटफुल बैड डेब्ट्स। कितना, 2.5 लाख। लेकिन इसका 2 इफेक्ट होंगे ना, एक इफेक्ट यहाँ हो गया, सेकंड इफेक्ट कहाँ होगा, सेकंड इफेक्ट होगा इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसका नाम है प्रोविजन एंड कंटीजेंसी में जाएगा सेकंड इफेक्ट। मैं आपको दिखा देता हूं, एक सेकंड। ये देखो, ये यहां पे जाएगा, इसका कोई शेड्यूल नहीं होता। ठीक है, 2 इफेक्ट होंगे, डाउटफुल डेट पे 2 इफेक्ट होंगे, एक यहां पे जाएगा और एक कहां जाएगा, एडवांस में लेस होगा। ठीक है, तो उन्होंने वही पूछा है, कि क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाओ, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट आज शेड्यूल नंबर किस शेड्यूल में जाएगा, शेड्यूल नंबर 9 में जाएगा, वहां पे लेस होगा। ठीक है, चलो, कोई डाउट, शेड्यूल 9 क्या बोलता है, एडवांस। ये देखो, शेड्यूल 9 क्या बोलता है, एडवांस। तो एडवांस में क्या होगा, बैड डेट लेस होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। इंडोर्समेंट किसको बोलते हैं और कहां पे दिखाते हैं, इंडोर्समेंट, क्वेश्चन नंबर देखो 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, इंडोर्समेंट आर शोन बाय द बैंक अंडर, अंडर कहा, याद है, कंटिंजेंट लायबिलिटी, ए ए फॉर क्या होता है, एक्सेप्टेंस, ई फॉर क्या होता है, इंडोर्समेंट। इन चारों क्या बोलते हैं, कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो इंडोर्समेंट किसको बोलते हैं, कंटिंजेंट लायबिलिटी को बोलते हैं। तो ऑप्शन डी, तो ये मत भूलना, ए फॉर क्या होता है, एक्सेप्टेंस, ई फॉर क्या होता है, इंडोर्समेंट, ओ फॉर अदर, ओ फॉर ऑब्लिगेशन, एक्सेप्टेंस, इंडोर्समेंट, अदर, ऑब्लिगेशन। ठीक है, चलो, तो इंडोर्समेंट क्या होती है, कंटीजेंट लायबिलिटी होती है। ठीक है, चलो, अनक्लेम डिविडेंड मतलब, अनक्लेम डिविडेंड मतलब बैंक ने डिविडेंड नहीं दिया, तो बैंक के लिए क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई ना। क्या वर्ड क्या है, अनक्लेम्ड है, अन मतलब दिया नहीं है, तो क्या होगा, फिर लायबिलिटी होगा, तो कहां जाएगा, अदर लायबिलिटी में जाएगा। ठीक है, चलो, क्वेश्चन नंबर 17 का ए है, अनक्लेम्ड डिविडेंड क्या होती है, लायबिलिटी होती है। चलो, इंटरेस्ट पेबल नाम क्या है, इंटरेस्ट पेबल, क्या आपको डाउट है मृणाली, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, इंटरेस्ट पेबल, मुझे इंटरेस्ट देना है, तो मेरे क्या है, खर्चा है ना, किस नाम में खर्चा, इंटरेस्ट का खर्चा है। इंटरेस्ट का खर्चा कहां जाएगा, इंटरेस्ट अर्न में जाएगा, जिसका शेड्यूल क्या है, शेड्यूल है 15। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड का शेड्यूल क्या है, 15 है। देखो, या तो आपको शेड्यूल पूछ लेगा, या तो पूछे कहां जाएगा, तो कहां जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में जाएगा। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 19, ब्रांच एडजस्टमेंट डेबिट बैलेंस। चलो, अब सबका टेस्ट करते हैं, बताओ ब्रांच एडजस्टमेंट क्या होता है। सॉरी, ये नहीं पूछ रहा हूं, पहले आपको सुनाता हूं होता क्या है, बहुत लोग भूल गए होंगे, सॉरी। देखो, ब्रांच एडजस्टमेंट सुनो क्या होता है, याद है, वेरी गुड, अच्छा माइंड तुम्हारा, याद है, मैंने बताया था एक एसबीआई बैंक है ढोले पाटिल में, ये कहां पे, डीपी रोड में है,
और ये कहाँ है, शिवाजी नगर में। शिवाजी नगर बैंक को पैसे की नीड पड़ गई अर्जेंट, तो उसने बोला कहाँ हम आदमी को फोन करेंगे, हम आपस में देखो, जब हमें कोई नीड होती है, मान लो चीनी खत्म हो गई या चाय पत्ती खत्म हो गई या दूध खत्म हो गया, तो पड़ोसी की हेल्प लेते हैं ना, पैसे ही है आपस का मामला। इसको पैसे की अर्जेंट नीड पड़ गई शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है, तो इसने बोला डीपी वाली बैंक को कि तुम मुझे 1 लाख रुपए दे दो। तो किसने पैसे लिए, शिवाजी नगर बैंक ने पैसे लिए, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, लायबिलिटी। और डीपी वाली बैंक ने पैसे दिए, इसके लिए क्या हो जाएगा, असड। जो देता है उसके लिए क्या होता है, असड। मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए, मतलब मेरे पैसे आपके पास है ना, तो मेरी क्या है, असट हो आप। आपने पैसे मुझसे लिए, आपको पैसे क्या करना है, लौटाने हैं, तो आपके लिए क्या है वो, लायबिलिटी। यानी जो लेता है उसके लिए लायबिलिटी, और जो देता है उसके लिए असट, ठीक है। चलो, इसको बोलते हैं ब्रांच एडजस्टमेंट। अब बताओ, असट का कौन सा होता है बैलेंस, डेबिट। लायबिलिटी कौन सा होता है बैलेंस, क्रेडिट। अगर मैं बोलूं ब्रांच एडजस्टमेंट का डेबिट बैलेंस है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ब्रांच ने पैसा लिया कि ब्रांच ने पैसा दिया, प्लीज कमेंट करो। मैंने बोला ब्रांच एडजस्टमेंट का डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब क्या हुआ, ब्रांच ने पैसा लिया कि ब्रांच ने पैसा दिया, जल्दी करो। असेट का होता है डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी का होता है क्रेडिट बैलेंस। तो मैंने पूछा ब्रांच एडजस्टमेंट का डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब क्या हुआ, देखा किसी का ध्यान नहीं था, सुनो फिर ध्यान सुनो मेरी बात ध्यान से। हाँ अब ठीक है, तुक्का फेल लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, दो ब्रांच है, ओके, हो सकता है मे बी नेट का इशू हो, मैं स्लो बोलता हूँ, ठीक है। दो ब्रांच है, एक डीपी ब्रांच है और एक शिवाजी नगर ब्रांच है। शिवाजी नगर ब्रांच ने डीपी ब्रांच से 1 लाख रुपए लिए, तो शिवाजी के लिए क्या हो गया, वो लायबिलिटी। और ढोले वाले लिए क्या हो गया, वो एसेट। तो एसेट का कौन सा होता है बैलेंस, डेबिट बैलेंस। लायबिलिटी कौन सा होता है, क्रेडिट। यानी कि अगर ब्रांच एडजस्टमेंट क्रेडिट बैलेंस है, तो इसका मतलब उस ब्रांच ने पैसे लिए हैं। अगर ब्रांच एडजस्टमेंट का डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब उस ब्रांच ने पैसे दिए हैं। तो इससे मालूम पड़ता है डेबिट क्या होता है, असेट। क्रेडिट क्या होता है, लायबिलिटी। तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब इस ब्रांच ने किसी ब्रांच में दिए होंगे, तो उसका ब्रांच एडजस्टमेंट है ये। समझ में आएगा, लॉजिक क्या लगाना है, डेबिट बैलेंस क्या होता है, असेट। क्रेडिट क्या होता है, लायबिलिटी। अगर असेट कहाँ डालेंगे, इसको डालेंगे अदर असेट में। शेड्यूल नंबर, इसका शेड्यूल 11। अगर लायबिलिटी तो कहाँ डालेंगे, अदर लायबिलिटी में। इसका शेड्यूल नंबर 5, ठीक है। समझ में आ गया अच्छे से, तो वही लिखा है क्वेश्चन नंबर 19 में, क्या लिखा है, ब्रांच एडजस्टमेंट डेबिट बैलेंस। अब बताओ डेबिट बैलेंस क्या होता है, असेट होता है कि लायबिलिटी होता है, बताओ कमेंट में फटाक से मेरे को। क्वेश्चन नंबर 19, ब्रांच एडजस्टमेंट डेबिट बैलेंस क्या होता है, असेट होता है कि लायबिलिटी। दिया है असेट, समझा नहीं ऐसा ना आपका, ठीक है। चलो, एक आंसर आया, सर जी का आंसर आया असेट। और कोई है, खान का आया, ओके। मैंने बोला ब्रांच एडजस्टमेंट डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है, असेट की लायबिलिटी, पैसा दिया है कि लिया है। दो लोग का आंसर आया सिर्फ। गीतांजलि कहूंगा, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या मेरा क्लास। चलो कोई नहीं, डेबिट बैलेंस क्या है, असेट क्या होता है, डेबिट बैलेंस। डेबिट क्या बोलता है, असेट बोलता है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। कहां डालेंगे, अदर असेट में, यानी कि इस ब्रांच ने पैसे दिए हैं, ठीक है। ऑप्शन रॉन्ग है ये, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी है, ठीक है। वेरी गुड मुन्नाली, ऑप्शन बी, ठीक है। चलो, इन्वेस्टमेंट का कौन सा शेड्यूल है, इन्वेस्टमेंट का कौन सा शेड्यूल है, बताओ फटाक से। 80 है, क्या था ना, 8। चलो, इन्वेस्टमेंट नंबर 8, बस इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बस यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है, ये कल हम पढ़ेंगे इंश्योरेंस क्लेम, ठीक है।